All right, guys, let's start. Today we have Mukund Singh Chahar, IRS UPSC CSE 2022. He has been my student for the essay program, and very recently he has written UPSC CSE Mains 2024 for rank improvement. And he has shown willingness from his side to share his insights and learnings out of the essay paper and what he has been implementing in his tests just before the essay paper and on the actual D day. So, welcome Mukund. If you want to add a few words, you can, and then we can start with the copy. थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। सर के साथ मेरा 2 बार मेंटरशिप हुआ है, तो उसमें मेरा काफी लकीली पॉजिटिव रहा था। 129 जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल मेरा स्कोर 129 था, विच वाज अ जंप ऑफ अबाउट 8 to 9 मार्क्स। 120 से 129 हो गया था। एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरा पेपर छूट गया था थोड़ा सा उस साल, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद द स्कोर। एंड आई फील कि सर का जो भी गाइडेंस था उससे मुझे काफी हेल्प हुई। इस साल का तो अभी स्कोर आया नहीं है। इस साल भी थोड़ा बहुत तो मैंने मॉडिफाई किया है, थोड़ा बहुत जो सर ने टिप्स दिया था वो मैंने चेंज किया है। तो उसी से रिलेटेड जो मेरा अक्यूमुलेटेड अंडरस्टैंडिंग है इसे का, आज मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। अब इसमें वही कुछ परफेक्ट नहीं है, और ये जो ऐसे हम लोग कॉपी डिस्कस करने वाले हैं, ये भी जब सर से मेरा डिस्कशन हुआ था तो मुझे इस पर डांट ही पड़ी थी काफी जगह जगह। बट स्टिल आई थिंक क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है, सबसे आखिरी ऐसे है जो मैंने लिखा था, मुझे लगता है कि मेरा अप्रोच सबसे क्लियर कट इसमें देखने को मिलेगा। जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक की। तो ये मेरा सिमुलेटर था, जैसे कि आप देख सकते हैं फोरम के साथ मैंने दिया था। पहला टॉपिक जो मैंने, पहले तो टॉपिक सिलेक्शन की अगर बात करें, लेट्स से सेक्शन ए है, इसमें 4 टॉपिक्स हैं। वी आर ओनली एज ब्लाइंड एज वी वांट टू बी, द अनकॉन्शियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड, एआई इज अ फंडामेंटल रिस्क, एजुकेशन इज द बेस्ट प्रोविजन फॉर ओल्ड एज। तो जनरली टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड डाउट रहता है लोगों को 2 4। एक तो ये रहता है कि क्या हमें एकदम लीक से हटके टॉपिक चूज करना है, क्या हमें एकदम ही यूनिक टॉपिक चूज करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरा जो प्रायोरिटी में रखता था कि मैं कैसे टॉपिक सेलेक्ट करूंगा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये रहती थी कि मुझे टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर कट। जैसे द अनकॉन्शियस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड, मुझे बहुत क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि ये एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है, तो इसको मैं सीधा कट कर दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास इस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ उससे रिलेटेड मेरे पास अच्छे खासे एग्जांपल्स हैं कि नहीं, क्या मैं एक अच्छे एनेक्डोट के साथ आ पा रहा हूँ, क्या मैं डायमेंशंस के बारे में सोच पा रहा हूँ, अलग अलग काउंटर कर पा रहा हूँ क्या उस टॉपिक को अच्छे से। अगर वो कर पाता हूँ तो मैं उस टॉपिक को पिक कर लेता हूँ। तो इसमें मुझे वी आर ओनली एज ब्लाइंड एज यू वांट टू बी सबसे ठीक लग रहा था, क्योंकि ये थोड़ा वेग भी है, एग्जैक्ट मतलब जैसे एआई बहुत स्पेसिफिक है एज अ टॉपिक और थोड़ा जनरलिस्टिक है, तो मुझे लगा कि ज्यादा क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज वी आर ओनली एज ब्लाइंड में है, और मुझे समझ में भी आ रहा था कि ये टॉपिक पूछ क्या रहा है। तो टॉपिक है वी आर ओनली एज ब्लाइंड एज वी वांट टू बी, हम उतने ही अंधे होते हैं जितना हम खुद चाहते हैं। आई थिंक इसका सिंपल ट्रांसलेशन ये है। तो इससे रिलेटेड अब मैं जब ऐसे डिस्कस करता जाऊंगा तो मैं अपना स्ट्रक्चर भी बताता जाऊंगा कि मेरे दिमाग में एक सेट टेम्पलेट क्या रहती है, ताकि उससे क्लियर कट आपको एग्जांपल भी दिख जाए और स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए। तो ऐसे की स्टार्ट मैं हमेशा एनेक्डोट से करता हूँ। एनेक्डोट यानी कि कोई किस्सा कहानी जो फिक्शनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, और ये एक हुक की तरह काम करता है। आई थिंक एक ऐसे में कि जब कोई कॉपी चेक कर रहा होगा तो उसको पढ़ने में थोड़ा मजा आए कि कुछ इंटरेस्टिंग शुरुआत हो रही, कोई कहानी किस्सा। मुझे पर्सनली बहुत पढ़ना अच्छा लगता है, इसलिए अभी तो एनेक्डोट काफी पॉपुलर हो गया है। जब नहीं भी था तब भी मैं एनेक्डोट से ही स्टार्ट करना प्रेफर करता था, क्योंकि वो मेरा पर्सनल आई थिंक स्टाइल है। तो अब एनेक्डोट से रिलेटेड कुछ एक सदाबहार थीम्स हैं जहां से आप हमेशा एनेक्डोट आपको मिल ही जाएगा। जैसे महाभारत एक है, तो महाभारत में ऑलमोस्ट हर ह्यूमन वैल्यू जो है टच होती है। हर एक कैरेक्टर बहुत नुआंस्ड है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसकी किसी की भी स्टोरी पिक करके कोई एनेक्डोट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये उसका प्रो है। उसका कौन ये है कि महाभारत सबको पता है, तो एनेक्डोट्स भी सबको पता है, तो थोड़ा कॉमन हो जाते हैं। तो एनेक्डोट से रिलेटेड मेरी अप्रोच ये थी कि नंबर वन तो मैंने थोड़ा यूनिक एनेक्डोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश की थी। तो मैंने कंपाइलेशन लिए थे कोचिंग्स के, जिधर 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 से मुझे मिला था, 1 2 कंपाइलेशन थे। तो उन एनेक्डोट्स को मैंने थोड़ा प्रिपेयर कर लिया था कि काइंडनेस पे एक एनेक्डोट मिल गया, हैप्पीनेस पे एक एनेक्डोट मिल गया, मोटिवेशनल को एनेक्डोट मिल गया, ऐसे करके मैंने इकट्ठे कर लिए थे।
बट कई कई बार क्या होता है कि वो एनेक्डोट जो आप प्रिपेयर करके रखते हैं वो या तो आपको दिमाग में हिट नहीं करता है प्रेशर की वजह से, या फिर आपको लगता है कि वो एग्जैक्टली डिमांड नहीं मीट कर रहा है क्वेश्चन की। तो ऐसे में आई थिंक आपके पास कुछ बैकअप भी होना चाहिए, और वो बैकअप के लिए मैं हमेशा रखता था कि महाभारत की टेल हो या रामायण की टेल हो, या फिर मेरा पर्सनल जो भी इंटरेस्ट के एरियाज हैं, जैसे मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, तो स्पोर्ट्स के एनेक्डोट के लिए मुझे कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। सौरव गांगुली की स्टोरी में लिख सकता हूँ, धोनी की लिख सकता हूँ। सेम गोज फॉर हिस्ट्री, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था। तो अगेन हिस्ट्री के एनेक्डोट्स मैंने अलग से प्रिपेयर नहीं किए थे, मेरे दिमाग में था कि अगर कुछ मैंने जो प्रिपेयर किया है उसमें से नहीं यूज कर पा रहा हूँ मैं, तो मैं हिस्ट्री का कोई एनेक्डोट लिख दूंगा, गौतम बुद्धा, अशोका, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अगेन तो पॉइंट बीइंग कि बहुत ज्यादा कॉमन भी ना हो एनेक्डोट, जितना यूनिक हो उतना बेटर। बट अगर कुछ यूनिक नहीं ऐड कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो रटा हुआ है एग्जैक्ट उसी को आप लिख दें विदाउट कंटेक्स्ट। फिर आपको ये चीज अडेप्ट करनी पड़ेगी, और जो डिमांड है उस हिसाब से एक जेनेरिक एनेक्डोट लिखना पड़ेगा। तो इसमें मैंने द्रौपदी का एनेक्डोट लिखा है, द्रौपदी चीरहरण का जो इंसिडेंट है। As she was getting disrobed, her cries echoed in the halls, hall filled with warriors who had pledged to uphold dharma. Yet each warrior was crippled by voluntary blindness. तो अब ये voluntary blindness मैंने जैसे कि अंडरलाइन किया हुआ है। द किंग धृतराष्ट्र कुड ओनली सी द लव फॉर हिज सन्स। अब इसमें आप देखेंगे कि पहले तो मैं ब्लाइंडनेस को एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो मैंने अंडरलाइन किया क्योंकि वो थीम में पूछा गया है। और दूसरा मैं कैरेक्टर वाइज जाऊंगा कि कैसे हर व्यक्ति ब्लाइंड है। तो किंग धृतराष्ट्र ब्लाइंड है, वो कैसे ब्लाइंड है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट पेज पे मैंने मेंशन किया है कि कैसे द्रौपदी के पति जो है कर्ण जो है, और इसके अलावा दुर्योधन, ये सब कैसे कैसे, भीष्म पितामह, सब लोग कैसे ब्लाइंड है, क्यों ब्लाइंड है। तो मुझे लगा कि ये एक थोड़ा कॉम्प्रहेंसिव एनेक्डोट है, इससे अलग अलग लोगों की ब्लाइंडनेस जो है समझ आ रही है, और ब्लाइंडनेस बार बार एम्फोसाइज भी हो रही है। और जो थीम है कि हम उतने ही अंधे हैं जितने हम खुद होना चाहते हैं, वो भी बार बार अलग अलग एंगल से एम्फोसाइज हो पा रही है कि भीष्म पितामह का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, दुर्योधन का अलग है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था। फिर जब मैंने सर के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे एक चीज और अच्छी बताई थी जो मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने कहा था कि रिलेटिव ब्लाइंडनेस की भी बात हो सकती है, कि रिलेटिव ब्लाइंडनेस इन द सेंस कि मैंने तो लोगों की बात की है कि अलग अलग लोग कैसे ब्लाइंड थे, तो इसमें मैंने रिलेटिविटी की बात नहीं की है। रिलेटिव ब्लाइंडनेस ये हो सकती है कि कोई एकदम ही अंधा था, यानी कि बिल्कुल ही मोरालिटी उसने नहीं दिखाई, जैसे दुर्योधन। कुछ थोड़ा कम अंधा हो सकता है भीष्म पितामह, कुछ एकदम बिल्कुल ही अंधा हो सकता है, तो कुछ और एनेक्डोट भी मैं चूज कर सकता था, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ था। ये एनेक्डोट मैंने कंप्लीट किया, फिर एनेक्डोट 1.5 पेज का है आई थिंक। अगर एनेक्डोट की लेंथ की बात करें तो वेरी कर सकता है वो 1 पेज के आसपास, एक से थोड़ा ऊपर एक से थोड़ा नीचे। बट जो चीज सर ने मुझे सिखाई है वो यही है कि बहुत ज्यादा अननेसेसरीली अपनी ही कहानी में नहीं खो जाना है, कि आप लिखते ही जा रहे हैं, आप पॉइंट ही भूल गए, आप रैम्बलिंग नहीं करना है नेसेसरी। और एट द सेम टाइम बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब आप स्टोरी गढ़ रहे हैं तो उन कैरेक्टर्स के साथ जो रीडर है वो रिलेट कर पाए। तो थोड़ा बहुत वो इमोटिव अपील जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आपको दो दो तीन तीन सेंटेंसेस हर कैरेक्टर के लिए लिखना भी जरूरी है। तो वो एक बैलेंस अगर बैठ जाए तो बहुत अच्छा। एनेक्डोट के बाद आता है कनेक्टिंग जो पैराग्राफ जिसे बोलता हूँ मैं, ये है जिसमें मैं लिखा है द अबव एनेक्डोट ऑफ द्रौपदी चीरहरण शोज हाउ ह्यूमंस कैन डिस्प्ले ब्लाइंडनेस टुवर्ड्स इमोरलिटी ओनली टू अपहोल्ड व्हाट दे डीम एज मोरल। कनेक्टिंग पैराग्राफ का बेसिकली पॉइंट ये है कि रीडर को ऐसा ना लगे कि सिर्फ कहानी कहानी चल रही है, हम उसको थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी में ले आते हैं, जिसमें मैं उसे लिंक करता हूँ टॉपिक के साथ, कि कैसे ब्लाइंडनेस की बात हो रही थी पूरे एनेक्डोट में, कैसे जो है ये ब्लाइंडनेस हमें अक्रॉस डायमेंशंस देखने को मिलती है डे टू डे लाइफ में। और फिर मैंने उसे थीम से कनेक्ट कर दिया कि द अबव डिस्कशन दस प्रूव्स द एज ओल्ड अडाज, वी आर ओनली एज ब्लाइंड एज वी वांट टू बी। तो ये एक जेनरिक टेम्पलेट जो है मैं यूज करता था, जिसमें पहले आ गया एनेक्डोट, उसके बाद आ गया कनेक्टिंग पैराग्राफ। इसके बाद तीसरा पैराग्राफ जो मैं यूज करता था वो था डेफिनेशनल पैराग्राफ। डेफिनेशनल पैराग्राफ में हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जिनको आप डिफाइन कर पाए, तो उससे रीडर को भी क्लियर हो जाएगा कि आपको मीनिंग समझ में आ चुका है टॉपिक का। और साथ में बेसिकली ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अगर आपका ऐसे बहुत। तो जैसे कि इसमें मुझे कीवर्ड फील हुआ कि ब्लाइंड एक तो कीवर्ड है, वी आर ओनली एज ब्लाइंड एज वी वांट टू बी। दूसरा मुझे आई थिंक लगा कि ब्लाइंड के साथ वांट भी एक कीवर्ड है।
तो ब्लाइंडनेस को मैंने डिफाइन किया। डेफिनेशंस की अगर बात करें तो मैंने कभी डेफिनेशन ऐसे रटी नहीं, और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। ब्लाइंडनेस की, डेफनेस की, ये सब डेफिनेशन रट के जाना तो इम्पॉसिबल है। मैं कोशिश यही करता था कि वहीं पे एक फ्लावरी लैंग्वेज में मैं जो भी डेफिनेशन जिसमें समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो 2-3 लाइन में लिख देता था। तो इसका मैंने वही बना के लिखा कि ब्लाइंडनेस इज ऑफन डीम्ड एज अ फिजिकल डिसेबिलिटी इक्वेटेड विद इनएबिलिटी टू सी। फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे fluctuating nature where one intentionally curates what seen what unlike physical blindness which is blindness, कि कैसे ब्लाइंडनेस वॉलंटरी भी हो सकती है और इनवॉलंटरी भी हो सकती है। तो आई एम ट्राइंग टू हिट ऑन द वांट पार्ट, कि जब हम वांट की बात कर रहे हैं तो वांट वॉलंटरी होता है, ब्लाइंडनेस ऑन द अदर हैंड इनवॉलंटरी कंसिडर किया जाएगा कि आपको नेचुरली ही एक डिसेबिलिटी है। तो उसका डिस्टिंक्शन मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है कि कई बार ब्लाइंडनेस जो है वो हमारी खुद की चाहत की वजह से निकलती है, हमारे वांट की वजह से निकलती है। इस तरीके से मैंने आई थिंक डेफिनेशनल पैराग्राफ में वही थोड़ा और क्लैरिटी लाने की कोशिश की। फिर नेक्स्ट जो पैराग्राफ है ये मैंने इसी अटेम्प्ट में ऐड करना शुरू किया है। इससे पहले मैं करता था, फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था। इसे थीसिस पैराग्राफ बोलते हैं। इसमें बेसिकली जो भी डायमेंशंस आप कवर करने वाले हैं अक्रॉस द एसे, वो हम उसका ओवरव्यू प्रेजेंट कर देते हैं रीडर को, ताकि उसको एक रोड मैप टाइप मिल जाए कि हम आगे क्या क्या जो है टॉपिक्स पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो इसमें मैंने लिखा है कि सबसे पहले तो यही है, अ, जो भी प्राइमरी आर्ग्यूमेंट है ऐसे का, कि बॉन्ड की वजह से हम ब्लाइंड है, हम जितना बॉन्ड बॉन्ड करते हैं जितना ब्लाइंड है उसका एक रिलेशन है। तो पहला आर्ग्यूमेंट वही है। दूसरा आर्ग्यूमेंट फिर मैंने कोशिश की है कि काउंटर करने की कोशिश की है बेसिकली आर्ग्यूमेंट को, कि सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस इज नॉट अ चॉइस बट कैन ऑल्सो बी फोर्स्ड अपॉन अस। यानी कि अगेन आई एम ट्राइंग टू रिएटरेट कि इट इज नॉट अ चॉइस, इट इज नॉट आवर वांट, इट इज बीइंग फोर्स्ड अपॉन अस। फिर उसके अलावा तीसरा आर्गुमेंट मैंने ये देने की कोशिश की है कि कई बार ये जो ब्लाइंडनेस है वो वांट्स की वजह से नहीं बल्कि लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से हो सकती है। तो आई थिंक सर ने डिस्कशंस में आपको बताया होगा कि थीसिस कैसे कैसे फॉर्म करते हैं। ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी जब मैं एक्चुअल एग्जाम में बैठता था तो मेरे दिमाग में ये आता था प्राइमरी आर्गुमेंट तो लिखना ही है, फिर लिखना है उसका काउंटर यूजुअली, फिर एक मिडिल पाथ मेरे को बहुत आसान लगता था, तो मैं जिसमें दोनों का एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता था 1-2 पैराग्राफ्स में। इसके अलावा सर ने और भी थीसिस बनाने के तरीके बताए जो मुझे काफी यूजफुल लगे हैं, जैसे गोइंग मेटा या क्वेश्चन करना पूरे के पूरे थीम को। तो वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं। थीसिस पैराग्राफ जब आपने एक बार ओवरव्यू दे दिया तो फिर हम टॉपिक वाइज प्राइमरी आर्गुमेंट को कवर करेंगे। अब मेरा सर से अब ये क्वेश्चन था पहले भी कि प्राइमरी आर्गुमेंट को कितना स्पेस देना है और काउंटर को कितना देना है। तो शुरू के एसेज में जब मैंने पहला दूसरा मेंस लिखा था तो मैं ये करता था कि मैं प्राइमरी को 1/3 स्पेस देता था रफली, फिर मैं काउंटर को भी 1/3 स्पेस देता था, और फिर मैं कंक्लूजन को रफली 1/3 स्पेस देता था। तो मेरा मार्क्स वही स्टैग्नेट कर रहे थे 120 के आसपास। तो सर से डिस्कशन के बाद मुझे ये फील हुआ कि प्राइमरी जो आर्गुमेंट है यानी कि जो एसे में मेंशन्ड है उसको ट्रू मान के उसको अच्छे से एलैबोरेट करना आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसके बाद से मैंने हमेशा कोशिश की कि 50 से 60% में प्राइमरी आर्गुमेंट को स्पेस दूं, जिसमें मैं अलग अलग डायमेंशन में समझाऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये थीम अगर है कि वी आर ओनली एज ब्लाइंड एज वी वांट टू बी, तो मैं उसे अलग अलग डायमेंशन में क्लियर कट वे में समझाऊं, उसे ही ट्रू मान के। उसके बाद फिर मैं अपना इनोवेटिव जो अप्रोच है वो दिखा सकता हूँ बाकी 40-45% स्पेस में, जिसमें काउंटर कर सकता हूँ, मैं नए डायमेंशन ऐड कर सकता हूँ। तो ये वेटेज का डाउट जो मुझे था, वो आई थिंक उसका सोल्यूशन यही है कि प्राइमरी को ज्यादा फोकस करें। अब नए डायमेंशंस निकालने के लिए मेरा अप्रोच सिंपल एक तो यही रहता था कि मेंस का जो सिलेबस है मैं कोशिश करता था कि उसी को मैं दिमाग में रखूं। तो मेंस का सिलेबस GS 1 से अगर शुरू करें तो आर्ट है, कल्चर है, हिस्ट्री है। इसके अलावा ज्योग्राफी से तो कोई डायमेंशन नहीं निकलता, सोसाइटी से निकलता है। GS 2 में पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। GS 3 में इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। GS 4 में एथिक्स है। तो मैं इसी अप्रोच से यूजुअली डायमेंशंस कवर करते जाता था, तो ज्यादा मुझे सोचना नहीं पड़ता था। इसके अलावा एक क्रोनोलॉजिकल ट्रेंड भी मैं मेंटेन करने की कोशिश करता था। क्रोनोलॉजिकल इन द सेंस कि आप पहले पहले ही आर्गुमेंट अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का देते हैं, लेट्स से आपको बहुत अच्छे से क्लियर है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आर्गुमेंट आपको दिमाग में है कि कैसे ब्लाइंडनेस को आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बट अगर वो आप पहले लिखते हैं
और आप फिर बाद में हिस्ट्री का कोई पॉइंट मेंशन करते हैं अब्राहम लिंकन का, लेट्स से, तो वो थोड़ा सा एज ए रीडर यू फाइंड इट वियर्ड कि कोई क्रोनोलॉजी मेंटेन नहीं हो रही है। पहले मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एलन मस्क की बात हो रही है, फिर आगे जाके ऐसे में अब्राहम लिंकन की बात हो रही है। तो वो क्रोनोलॉजिकल एक फ्लो अगर आप मेंटेन कर पाए तो वो भी एक अच्छी हैबिट हो सकती है। तो इसलिए यूजुअली मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता था। तो हिस्ट्री में मैंने, सर ने जो आई थिंक पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर है वो बताया ही होगा सबको, कि आर्गुमेंट आप पहले मेंशन करते हैं, फिर सब्सटैंशिएट करते हैं, और सॉरी एग्जांपल देते हैं, फिर सब्सटैंशिएट करते हैं, फिर इन्फरेंस करते हैं। ये तीन होता है, आर्गुमेंट, सब्सटैंशिएट, इन्फरेंस। तो मैंने पहला आर्गुमेंट ये दिया है कि हिस्ट्री प्रेजेंट्स मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस ऑफ वॉलंटरी पार्शियल विजन, की हिस्ट्री में पार्शियल विजन के कई सारे मैनिफेस्टेशन है जो कि वॉलंटरी हैं, लोगों ने जानबूझ के ब्लाइंडनेस दिखाई है। अब इसमें एग्जांपल मैंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया है पहले तो, कि वो लोग एक तरफ तो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ स्लेवरी भी उन्होंने रिटेन करी। तो आ, इसमें भी मेरे साथ हमेशा जो इशू आता था, मैं बेसिकली अभी जब ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ तो आई थिंक जनरल पॉइंट्स तो जिशान सर ने सबको बताए ही होंगे, उनका गाइडेंस वो बहुत अच्छा है। बट मुझे जो पर्सनली मुझे जो इश्यूज आते थे, जो डाउट्स आते थे, मैं उन पे ज्यादा एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक डाउट मेरा हमेशा ये रहता था कि क्या मैं एग्जाम्पल के टाइम दो तीन एग्जाम्पल लिख दूं अलग अलग, क्या मैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख दूं, साथ में मैं कुछ इंडिया का भी एग्जाम्पल दे दूं। तो मुझे ऐसा लगता था कि उससे ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे। बट सर के साथ डिस्कशन के बाद मुझे ये फील हुआ कि अ, एक पैराग्राफ में एक ही आर्गुमेंट और आइडियली एक ही एग्जाम्पल मोर देन एनफ है। उस एग्जाम्पल को आप इमोटिव बना सकते हैं, आप इतना उसे डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी रीडर को जो है कनेक्ट फील हो आपके ऐसे के साथ। वर्सेस दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक एक दो दो सेंटेंस में सब चीज अमेरिका का, इंडिया का, इंग्लैंड का सबका बता दें, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। बिकॉज ऐसे और जीएस में यही डिफरेंस है आई थिंक, कि ऐसे में यू आर ट्राइंग टू be creative and connect with the examiner and not be focused on the number of facts that you are mentioning. On the other hand, जीएस में आपको नंबर मिलेंगे इस चीज के कि आप कितने पॉइंट्स लिख रहे हैं, आप 10 पॉइंट लिख रहे हैं, 12 पॉइंट लिख रहे हैं, तो उसका एक एडवांटेज होता है। ऐसे में वो एडवांटेज नहीं है। तो इसलिए आइडियली जब आप सब्सटैंशिएट कर रहे हैं तो एक ही एग्जाम्पल को अच्छे से इमोशनली पहुंचाएं अपने रीडर तक। तो इसमें मैंने वही कोशिश की है कि जैसे मैंने टर्म्स अगर मेंशन किए हैं कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंजस्टिस है स्लेवरी, या अटर डिप्रिवेशन इसकी वजह से हो रहा है, काउंटलेस डेथ्स हो रही हैं स्लेवरी की वजह से। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं रीडर को पूरी तरीके से ग्रास्प में ले लूँ अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है उसमें, कि वो पूरा तरीके से फील करे मेरे आर्गुमेंट को। फिर नेक्स्ट आर्गुमेंट पे आते हैं, तो मैंने कोशिश किया है सोसाइटी के बारे में बात करने की। अभी ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, सिमिलरली हो सकता है, ऑल्सो हो सकता है। तो ये यूज होता है आई थिंक फ्लो मेंटेन करने के लिए। अब आई थिंक इसमें भी कुछ लोग बहुत एडवांस्ड होते हैं, वो बहुत नेचुरली ये फ्लो मेंटेन कर पाते हैं। मुझे उतना नेचुरल नहीं फील होता था ये प्रोसेस, तो मैंने कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स याद ही किए थे। तो अनुदीप दुरुशेट्टी सर हैं, उन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ ऐसे राइटिंग का एक उनका बुक है, उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स जो थे वो मैंने बेसिकली याद किए थे, फिर मैं ओवरऑल सीखता भी रहा था। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि रीडर को ऐसा जंप ना लगे, एकदम झटका ना लगे कि हिस्ट्री से सोसाइटी एकदम से कैसे आ गया। तो कोई कनेक्टिंग वर्ड हो या कोई सेंटेंस हो कनेक्टिंग, कि हिस्ट्री में ऐसा होता था, सोसाइटी में भी ऐसा होता है, तो वो एक इजियर ट्रांजिशन होगा। सोसाइटल इविल्स की यहाँ पे मैंने बात की है। अब यहाँ पे फीमेल फेटिसाइड और इंडियन वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वूम टू टूम, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट में सोसाइटीज के बाद मैंने नेशंस का जिक्र किया है, कि कैसे नेशंस जो है उनका भी पेटफॉल होता है। अ, इस ये वाला पैराग्राफ पे हमारा डिस्कशन मुझे याद है, सर ने कहा था कि सोसाइटी और नेशंस में कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील नहीं हो रहा है, सोसाइटीज और नेशंस काइंड ऑफ सिमिलर ही आर्गुमेंट लग रहा है। तो अब वही कोशिश यही रखनी है आपको कि जितना आप यूनिक रख पाए अपने हर आर्गुमेंट को, जितना ओवरलैप कम कर पाए उतना बेहतर, उतना ज्यादा आपका ऐसे ब्रॉड होगा। बट एट द सेम टाइम कई बार क्या होता है, क्योंकि टाइम क्रंच रहता है और आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल से आ रहे होते हैं, तो ओवरलैप भी हो जाता है। जैसे इसमें मेरे साथ ये ओवरलैप हुआ, आई थिंक सोसाइटी नेशन सिमिलर ही आर्गुमेंट है, बट मैंने कंटिन्यू किया उसके साथ और मैंने मेंशन किया उसे। फिर इकोनॉमिक आर्गुमेंट की मैंने बात की, फ्रैगमेंट डॉक्ट्रिन की। और
इसके बाद आते हैं काउंटर पे। तो चार पांच जब मैंने डायमेंशन मेंशन कर दिया, तो इसके बाद मैंने मेंशन किया है कि कैसे जो मैंने ऊपर चीजें डिस्कस की हैं उसका एक ऑल्टरनेटिव वर्जन भी है, कि दो इट इज ट्रू दैट ऑफन दिस सेल्फ सेंटर्ड विजन इज वॉलंटरी, समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी फोर्स्ड अपॉन अस। यानी कि समटाइम्स इट इज नॉट वॉलंटरी, यानी कि हम जितना चाह रहे हैं उतने ब्लाइंड नहीं है, कई बार हमें फोर्स किया जा रहा है ब्लाइंड होने के लिए। इन हिज मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल एक्सप्लेन्स द ब्रूटैलिटीज ऑफ जर्मन कंसंट्रेशन कैंप्स। अभी जैसे मैंने बुक का मेंशन किया है, बेसिकली आप बुक्स मेंशन करें या कुछ अच्छा थ्योरीज मेंशन करें, तो वो आपके ऐसे को एक रिचनेस देता है, फील कि थोड़ा सा उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। बट एट द सेम टाइम यूपीएससी की जर्नी उनको उतना मौका नहीं देती कि हम अलग अलग बुक्स पढ़ पाएं। खासकर मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे रीडिंग का शौक था यूपीएससी से पहले, पर वो यूपीएससी के टाइम सिर्फ उसी की किताबें में पढ़ पाता, तो ये सब किताबें मैंने पढ़ी नहीं थी। तो इसके लिए भी मैंने, शुभम भैसारे सर एक टॉपर हैं, उनकी मैंने लिस्ट निकाली थी, जिसमें उन्होंने बुक्स की समरी मेंशन की हुई थी कि बुक में क्या है, बुक की समरी में क्या है। उसको समझ के मैं कोशिश करता था कि उसका रेफरेंस में एंटर कर दूं अपने एसेज में। अब ये थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, फॉर द सिंपल रीजन कि अगर मैंने वो समरी ठीक से नहीं समझी है और मैंने उससे आउट ऑफ कंटेक्स्ट यूज कर दिया, तो वो फिर ऑब्वियसली एक वेल रेड जो एग्जामिनर है वो पकड़ लेगा और वो शायद नंबर काट लेगा। तो ये एक रिस्क है। बट वही, अगर आपको भी बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो आप भी इस टाइप का कोई ट्रिक अपना सकते हैं, जिसमें आप लिस्ट निकाल लें बुक्स का या अच्छे रेफरेंसेस का, ताकि आपका ऐसे थोड़ा और मैच्योर लगे। तो मैंने विक्टर फ्रैंकल की आई से बेसिकली एक्सप्लेन किया कि कैसे उनको भी ब्रुटैलिटीज देखनी पड़ रही थी और मुंह फेर के मतलब झेलनी भी पड़ रही थी, क्योंकि वो फोर्स था, मतलब वो कुछ कर नहीं सकते थे उसके बारे में, तो उन्होंने वॉलंटरी ब्लाइंडनेस अडॉप्ट की थी उस वक्त। फिर हम आगे बात करते हैं, जो मैंने शुरू में मेंशन किया था कि गाइडेंस की कमी भी कई बार जो है वो ब्लाइंड सॉरी कई बार गाइडेंस की कमी की वजह से भी ये हमें ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है। इसका मैंने एग्जांपल अशोका का दिया है, कि अशोका को शुरू में गाइडेंस नहीं था, तो उन्होंने बेसिकली भेरी घोष पे फोकस किया, फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। और अच्छा, ये जो भेरी घोष है, ये बेसिकली, हालांकि कोई बहुत इतना यूनिक टर्म नहीं है ये भेरी घोष और धर्म घोष, बट क्या होता है, जो आप अगर अपना डोमेन स्पेसिफिक, जैसे मेरा हिस्ट्री डोमेन है तो मैंने डोमेन स्पेसिफिक लिख दिया टर्म। तो अगर आप कोई डोमेन स्पेसिफिक टर्म्स यूज कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसे एक्सप्लेन कर दें कि भेरिघोषा का मतलब है फिजिकल कॉन्क्वेस्ट। क्योंकि भाई एग्जामिनर को इरिटेट करके भी कोई बहुत ज्यादा ब्राउनी पॉइंट्स नहीं मिलते, आपको ऐसे पॉइंट्स भी नहीं मेंशन करने हैं जो कि सिर्फ आप ही के डोमेन वाले लोगों को पता है। हिस्ट्री ये वाला तो खैर जनरल है एग्जाम्पल, बट स्टिल सोशियोलॉजी में कई सारे टर्म्स होते हैं और भी फील्ड्स में अलग अलग टर्म्स होते हैं। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक टर्म मेंशन करना चाह रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दें कि वो एग्जैक्ट है क्या, उसको इंग्लिश में आगे ट्रांसलेट कर दें, किसी और भाषा में तो है, और अगर कोई यूनिक टर्म है तो उसको थोड़ा सा में भी छोटे में डिफाइन कर दें। हमारा ये पॉइंट तो सबसे ज्यादा अमोद को समझ में आ रहा है। वो काफी स्माइल करता हुआ दिख भी रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा वो रिपीट करता है। अमोद, ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो? ओके। ठीक है। यस तो मुकुंद। भाई मतलब एक चीज मैं ये और कहना चाहूंगा कि अगर कोई कर रहा है ये मिस्टेक्स, तो मेरा तो ये छठा अटेम्प्ट था और मैं फिर भी इसमें, मैं चाहूँ तो मैं इस ऐसे में बहुत सारी मिस्टेक्स निकाल दूंगा, तो मिस्टेक तो कर ही रहे हैं सब। बट आई थिंक ये प्रोसेस रिलेटिव है, जिसमें जो जितनी जो जितना सीखता जाएगा, जितना अपना मिस्टेक्स कम करता जाएगा, उतना उसके चांसेस बढ़ते जाएंगे सिलेक्शन के। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर हो रही है मिस्टेक्स तो। फिर आगे, ऑल्सो द नोशन ऑफ ब्लाइंडनेस इंडिकेट्स ब्लॉकिंग ऑफ वन साइड आई साइड, बट इज इट रियली लैक ऑफ विजन और द सफोकेटिंग ऑफ आवर कॉन्शियस। बेसिकली इसमें मैंने एक्सप्लेन करने की, मतलब क्वेश्चन करने की कोशिश की है कि ब्लाइंडनेस नहीं है, वो डेफनेस है, या हम अपने कॉन्शियस को ही दबा रहे हैं बेसिकली। ये एक आर्गुमेंट मैंने और प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इसमें फिर मैंने नाजी ऑफिसर्स और न्यूरमबर्ग ट्रायल्स का इंस्टेंस मेंशन किया है। तो अब इसमें एक इशू तो यही है कि क्योंकि विक्टर फ्रैंकल का मैंने एग्जांपल दे दिया था ऑलरेडी, तो नाजी एट्रोसिटीज कवर हो चुकी हैं इसे में, फिर भी मैंने दोबारा वही चीज की है, फिर से नाजी ऑफिसर्स की बात की है। तो ये एक अवॉइडेबल चीज है। मतलब कोशिश करें कि कुछ यूनिक कहीं और का इंसिडेंट लेके आए, तो उतना ये दिखेगा कि उतना नॉलेज का आपका स्पैन है और आप रेपिटेशन अवॉइड कर रहे हैं। जितना रेपिटेशन अवॉइड हो पाए उतना बेहतर। बट ये आर्गुमेंट तो ठीक ही था, बट वही थोड़ा रिपीटेटिव है। फिर मैंने समराइज करने की कोशिश की है। समराइज में
भी मेरा थोड़ा पहले क्लैरिटी कम था। पहले मैं समराइज में भी अच्छा खासा 2-3 पेज लेता था, और मैं नए नए एग्जांपल्स मेंशन करता रहता था कि समरी में जैसे अशोक का एग्जांपल मेंशन किया हुआ है ऐसे में, तो उससे सिमिलर कुछ समरी में कर दूंगा तो थोड़ा यूनिक हो जाएगा और ऐसे। बट सर से डिस्कशंस के बाद और बाकी भी लोगों के ऐसे पढ़ने के बाद मुझे ये फील हुआ कि समरी is the time when you don't want to do anything new, rather you want to wrap it all up and present it in a good way to give a lasting अच्छा good impression to the examiner। तो इस बार जब मतलब अब जब मैं समराइज करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो भी मैंने आर्गुमेंट्स मेंशन किए हैं उनको रिपीट करता जाऊँ, एकदम एग्जैक्ट लैंग्वेज में नहीं, मे बी लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर दें, बट मोर और लेस इट इज अ रिपीटेटिव प्रोसेस। इसके बाद एक बार जब समराइज हो गए मेरे सारे सारे आर्गुमेंट्स, तो अब फाइनल स्टेप आई थिंक ये है कि थोड़ा फील गुड फैक्टर आप लेके आए, क्योंकि अब आपका ऐसे खत्म होने वाला है, अब आपके को मार्क्स मिलने वाले हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बात करें, कुछ फ्यूचरिस्टिक बात करें। तो इसके लिए भी मैंने कुछ कुछ सेट टेम्पलेट्स बनाए हुए थे। आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर जी का है कि उनके पोएम्स हैं, कबीर के दोहे हैं, और भी कई सारे जो पोएम्स हैं, जो भी कोट्स हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। आप एक ऐसी दुनिया की बात कर सकते हैं जो कि बेहतर है इस दुनिया से, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक, थोड़ा पॉजिटिव, एंड एट द सेम टाइम रैप करने की भी जरूरत है, एक सर्कल जिसे हम बोलेंगे बेसिकली। तो जैसे कि अगर शुरू में मैंने मेंशन किया था कि महाभारत का जिक्र था मेरे शुरू में एनेक्डोट में, तो एक कंप्लीशन का फील देने के लिए बेटर ये होगा कि मैं एंड में भी कुछ महाभारत का मेंशन कर दूं, जैसे यहाँ मैंने कोशिश किया है कि एज मैनिफेस्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा एट द एंड ऑफ महाभारत। तो ये बहुत बेटर एग्जाम्पल तो नहीं है, इससे बेटर और मैं लिख सकता था, बट पॉइंट बीइंग कि मैंने महाभारत मेंशन करने की कोशिश की है ताकि एग्जामिनर को पूरा याद रहे कि अच्छा इसे वहां से शुरू हुआ था, अब यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक कंप्लीशन का फीलिंग आए। ये कंप्लीट करने के बाद मैंने कोट लिख दिया है। ये कोट भी रेलेवेंट नहीं है इस ऐसे के लिए, तो ये इसका आई थिंक इससे यही सीखा जा सकता है कि अगर आपको कोई कोट याद है, आपने रटा हुआ है, या कोई एनेक्डोट आपको याद है, रटा हुआ है, बहुत आपका मन कर रहा है लिखने का, तो एक बार खुद से ये जरूर पूछें कि वो रेलेवेंट है कि नहीं। अगर रेलेवेंट नहीं है तो आप सिंपली भी उसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एट द एंड ऑफ महाभारत वहीं पे खत्म हो सकता था, ऐसे फिर कि आगे लिखने की जरूरत नहीं थी। बट मुझे थोड़ा मन था कि कोर्ट से कंप्लीट होगा तो अच्छा लगेगा, मैंने कोर्ट भी लिख दिया। तो आई थिंक यही है मोरलेस तो मेरी इसकी अप्रोच। बाकी किसी को कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। Yeah, so guys, this was the last copy that Mukund had written before the mains 2024 examination. और एज ही हैज बीन वेरी कैंडिड, वेरी ऑनेस्ट, जो जो उसमें गलतियां थी वो सामने से मुकुंद ने बताई है, जहां पर इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप था। ही हैज नॉट शोन इट एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, बट डेफिनेटली देर आर मेनी गुड थिंग्स दैट ही वॉज एबल टू इनकॉर्पोरेट, be it maintaining the flow both at the macro and the micro level in the essay, using contextual examples and so on. Also, just to add one context, this is a good news from Mukund's side ki in a week he is getting engaged to another IPS officer of his batch, और उसको मुकुंद को आज सूट खरीदना था जाकर, लेकिन वो शॉपिंग को ना जाकर आप लोगों के साथ बात करने के लिए यहाँ पर आया है। तो प्लीज मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, आस्क एनी स्पेसिफिक डाउट्स दैट यू हैव।